गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। हमारी जर्नी हेलो अल्केन हेलो अरीन की ख़त्म हो गई है। आज हम ऐसा चैप्टर शुरू कर रहे हैं डीएससी टीम केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही कुछ लोग उसको रफ चैप्टर भी कहते हैं, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। बट जब आप डीएससी टीम में डॉक्टर अमीना से पढ़ेंगे ये चैप्टर तो 101% आपको ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये चैप्टर का नाम तो आपको दिख ही रहा होगा, बोर्ड पे लिखा है सॉलिड स्टेट। 2018 तक ये चैप्टर बोर्ड में था। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता था, एक न्यूमेरिकल आता था, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। 2019 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया इंडिया में, उसमें ये चैप्टर कट गया था। मतलब 2019 वाले बच्चों को ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। 2020 में इस पेंडेमिक में फिर से ये चैप्टर वापस आया है। दूसरे पोर्शन कट गए हैं थोड़े थोड़े से, बट ये वाला चैप्टर पूरा अपने कोर्स में आया। और ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे कटना नहीं चाहिए था। तो एक छोटा सा मैसेज है 2019-20 वाले बैच जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर उन बच्चों ने ड्रॉप लिया हुआ है फॉर नीट और IIT JEE, तो ध्यान से रहें कि ये वाले सारे वीडियोस वो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने उसका बेस भी नहीं पढ़ा है। तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम, क्योंकि फिर से उसे जब आप 12th में होते हैं और आप जब वो चैप्टर को 12th में पढ़ते हैं, तो वो जो चैप्टर का बेस आपके अंदर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यू हैव टू फेस द बोर्ड एग्ज़ाम, यकीनन उनको वो नहीं मिला है। तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि ये सारी वीडियोस देखेंगे और एक एक लेक्चर को अच्छी तरह समझेंगे, तो उनको एट द एंड ऑफ द जर्नी दे विल बी वेरी हैप्पी एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट। So today we will start with the next chapter of physical chemistry। इससे पहले अपन ने सॉल्यूशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करा था। हेलो अल्केन अरीन पूरा A to Z बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हुआ, और अब हमारा शुरू हो रहा है सॉलिड स्टेट। लिखने से पहले कुछ, पढ़ने से पहले कुछ, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको ये बहुत प्राइमरी क्लासेस से बच्चों को पता होता है कि मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है, जैसे फ्लूइड होते हैं FLUIDS। फिजिक्स में आप फ्लूइड पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में चैप्टर्स पढ़ते हैं और टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स कहते हैं अपन, आप सबको पता है, सुना है आपने। लेकिन आपने कभी सोचा कि उन्हें फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? यकीनन उनको फ्लूइड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड फ्लो होता है। आप लेक व्यू पे जाइए, लेक्स में देखेंगे, समुद्र में जाएंगे तो आपको लिक्विड फ्लो होता दिखेगा। गैसेस फ्लो होती रहती हैं स्पेस में, इसलिए लिक्विड और गैसियस स्टेट को क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टेट। क्यों कहते हैं फ्लूइड? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। क्यों वो फ्लो होते हैं? क्योंकि जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम्स हैं या आयंस या मॉलिक्यूल जो भी उनमें होते हैं, दे आर मूविंग, दे हैव द movement phenomena, they are we are observing in them the movement phenomena, मतलब their particles are moving in different places, positions उनकी एक जगह फिक्स नहीं होती, वो मूव करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर नाम आता है फ्लूइडिटी। तो जब अपन जरा सा इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर वहीं से अपन सॉलिड में आएंगे। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, हम सब साथ मिलके एक लाइन लिखते हैं, एक छोटा सा स्टार या गोल लगा के। गैसेस एंड liquids are known as fluids, are known as fluids। fluids पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो gases and liquids are known as fluids as they have the ability to flow, as they have the ability टू फ्लो। क्यों इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो करने की। तो आप जल्दी से इतना लिख लें, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो। अब आपसे जैसे वहीं पर अपन एक कंटिन्यूशन में एक लाइन लिख लेते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। तो वहीं पर अपन लिखते हैं बिकॉज their
particles are free to move, है ना। सो गैसेस और लिक्विड्स, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो करने की, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री मूव कर देते हैं। आप फ्रीली मूव कर रहे हो, आप इधर से उधर जा रहे हो, तो आपके अंदर भी एबिलिटी है टू फ्लो। अब इसके कॉन्ट्ररी अगर अपन सॉलिड्स को देखेंगे तो सॉलिड्स जो है उन्हें हम रिजिड कहते हैं ना, उनके अंदर एक मतलब प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉलिड की बड़ी स्पेशल, जिसे कहते हैं अपन रिजिडिटी। रिजिड मतलब ठोस, ठोस जिसे कहते हैं। तो सॉलिड्स आर व्हाट? रिजिड। अब सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, मतलब उनमें रिजिडिटी की एबिलिटी क्यों होती है, वाई दे आर रिजिड। तो सॉलिड्स इसलिए रिजिड होते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो फ्री नहीं होते, मूव नहीं करते, वो फ्लो नहीं करते सॉलिड्स। उनके जो पार्टिकल्स हैं अपनी ही जगह पे ना अपनी मेन पोजीशन में ऑसिलेट करते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ ऑसिलेट, मतलब अपनी जगह पे ऐसे होना, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी जगह पे उचकना। जैसे अपन कहते हैं ना यहाँ से खड़ा होकर मैं उचकने लगूँ, तो अपनी जगह पे अगर उचक रहा है कोई, ऑसिलेट हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या लाती है? रिजिडिटी। क्योंकि वो मूव नहीं हो रहा है तो वो एक जगह ठोस है। तो इसके लिए अपन न्यू लाइन से लिखेंगे सॉलिड्स आर रिजिड, जिसको आप सब जानते हैं, यानी हार्ड, रिजिडिटी, ठोस। Why? Because their particles are unable to flow, they only oscillate, अपनी जगह पे ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन, ये अपनी जगह पे सिर्फ ऑसिलेट होते हैं एट देयर मीन पोजीशन, अपनी जगह पे ये घूमते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और गैस में जो अपन फ़र्क देख रहे हैं। अब इसके अंदर अपन, जैसे आप कहोगे कि मैडम अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब हर चीज़ पढ़ने के लिए कोई रीज़न होता है। आपने जैसे मान के चलो आप पढ़ते हो फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हो? आपको लगता है कि भाई हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जब भी हम आगे बढ़ेंगे। आप जैसे सॉल्यूशन का चैप्टर क्यों पढ़ रहा हो? सिंपल सी से एक एग्जांपल, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कंसंट्रेशन क्या होता है। आप जो डेली लाइफ में अपने यूज़ कर रहे हो, अपना सिरप यूज़ कर रहे हो, अपना लिक्विड्स बना रहे हो घर में, अपने जूसेस बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अपन सॉलिड क्यों पढ़ रहे हैं भाई? सॉलिड के क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? सॉलिड में आजकल जो नई केमिस्ट्री आ रही है, लोग बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, वो नैनो केमिस्ट्री के नाम से एक केमिस्ट्री मानी जाती है। आप आगे अगर इसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको सुनने में आएगा नैनो केमिस्ट्री। एक होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब जैसे ये कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ये सॉलिड हैं, रिजिड हैं, लेकिन आप हैरत करोगे इनकी जो रिजिडिटी है या इनकी जो मतलब स्ट्रेंथ है ये स्टील से ज़्यादा है, ये लाइट एल्यूमिनियम से ज़्यादा लाइट है, और कंडक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो ये सब मटेरियल्स और इस जैसे बहुत से और सुपर कंडक्टर जो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ये सब जो है मटेरियल्स, ये सॉलिड स्टेट के मटेरियल हैं, ये सब सॉलिड हैं। और ये सब केमिस्ट्री में आगे जो रिसर्चेज हो रही हैं, आगे जो हम केमिस्ट्री में आगे बहुत डेवलपमेंट देख रहे हैं, उन सब में ये मटेरियल काम आएंगे। तो अपन एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब जैसे ऐसी चीज़ें बेटा ऐसी होती हैं जो कभी कभी बहुत लेक्चर आप देखोगे अलग अलग जगहों पे आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो डीएससी टीम दे रही है आपको। उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में आपको बिल्कुल अपडेट होकर पढ़ना है, और आपको अपडेट वाले टीचर से ही पढ़ना है, जिसको पता है कि एग्ज़ाम में कहाँ से कोई चीज़ पूछ ली जाए जो अपन कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी पूछ सकता है आपके इसके बारे में। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स आर
examples of solids which have strength more than iron, strength more than आयरन या स्टील कर सकते हैं अपन, क्योंकि स्टील की बहुत ज़्यादा होती है। लाइटर मतलब हल्के होते हैं। मोर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा हल्के होते हैं। एंड कंडक्टर मोर देन कॉपर, एंड कंडक्टर मोर देन कॉपर, कंडक्टर मोर देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा कंडक्टर होते हैं। तो दे आर लाइटर देन एल्यूमिनियम, कंडक्टर मोर देन कॉपर, हैव स्ट्रेंथ मोर देन स्टील। तो इस तरह की बहुत सी, तो एक एग्जाम्पल दी है मैंने, हज़ारों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे सुपर कंडक्टर्स हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसी में अपन और लिख सकते हैं एज वेल एज, आखिर में अपन एक लिख सकते हैं लाइन, एज वेल एज superconductors biodegradable polymers, और हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट solid compounds, are very important solid compounds. So this is the introduction of the chapter, जल्दी से कंप्लीट करेंगे और फिर अपन, अब हम इसमें जैसे अपन एक इंट्रोडक्शन देते हैं हमेशा हर जगह कि ये पढ़ क्यों रहे हो आप, आपका क्या इम्पोर्टेंस है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक भी लेक्चर ना बीच में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री ही एक से एक जुड़ा हुआ है, बहुत समझना है, कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल्स हैं, सब इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आगे आपको। अब हम जैसे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो आपने बहुत पढ़ा हुआ है, अपने मिडिल और प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हैं कि हर स्टेट का एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपके, अपन सब साथ लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आप सब लिखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और क्या उनके अंदर अपन पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर अपन लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक साथ अपन लिख लेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, एक तो जैसे आप सब जानते हो कि सॉलिड्स रिजिड हैं, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो एटम्स हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस हैं वो बहुत लेस हैं। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं ये बिल्कुल पास होते हैं, तो इनके अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन डिस्टेंसेस लेस होते हैं। ये रिजिड होते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन में, ये मूव नहीं करते, ये फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती इनके अंदर। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ अपन लिखते हैं। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी, मैं लिख देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने यकीनन पूरी हेडिंग डाली है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख लिया है। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहला जो आप ले रहे हैं वो आपका है कि पहला जो सिंपल वाला है कि दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिखेंगे दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मास एंड शेप। इनका मास, इनका वॉल्यूम, इनका शेप सब डेफिनेट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस in them are less,
इनके बीच में जगहें बहुत कम होती हैं, इसीलिए रिजिड भी होते हैं। इन देम आर लेस, इसीलिए ये डेफिनेट शेप के भी होते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस इन देम आर लेस। थर्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दिस इज द रीजन और दिस इज द कॉज ऑफ देयर रिजिडिटी। थर्ड हो गया। फोर्थ, दे आर नॉट फ्री टू मूव, ये अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, बट यहाँ क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठा लिख रहे हैं इसलिए आपको लिखना चाहिए। दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे oscillate only on their mean position, on their mean position, अपनी मीन पोजीशन पे ये ऑसिलेट करते हैं, बाकी ये घूमते नहीं हैं। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, जैसे अपन जानते हैं कि अगर इस कंटेनर में मैंने गैस भर दी और मैंने प्रेशर लगाया तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन सॉलिड्स कभी भी कंप्रेस नहीं होते। तो द लास्ट पॉइंट इन देम, द फिफ्थ पॉइंट, दे आर रिजिड, ये रिजिड हैं, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये रिजिड है और ये कंप्रेसिबल नहीं है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जनरली सारे सॉलिड की ये मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो दिस इज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद अपन एक स्पेशल टाइप लेने वाले हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, आपने ये लिख लिया होगा यकीनन, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में हेडिंग डालना है क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। इसकी पहले अपन एग्जाम्पल दिमाग में चलाएंगे, फिर अपन उसको लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे आपने नमक, एक तो नमक आता है, टाटा वाला नमक आता है आयोडाइज सॉल्ट पाउडर फॉर्म में, और एक नमक अपने घर में रखा रहता है, खड़ा नमक कहते हैं उसे, सॉलिड NaCl, वो क्रिस्टल है, करेक्ट। ऐसी अगर आप स्कूल में देखते हैं चौक होती है, चौक अमरफस है। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, पहले आप दिमाग में बिठा लें एक एक एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगी कि आप पढ़ क्यों रहे हैं ये सब चीज़ें, प्रैक्टिकली आप क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो एक चीज़ होती है अमरफस और एक चीज़ होती है क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक NaCl के क्रिस्टल्स, और अमरफस फॉर एग्जांपल, बहुत सी एग्जांपल है बट लाइक अ चौक। तो इन सॉलिड्स के बारे में हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम करना है, हमें इनके बारे में काफ़ी कुछ मालूम करना है। तो अब हम ज़रा सा समझेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या चीज़ होती है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बता रही हूँ। इनके अंदर जैसे कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, उसको अगर अंदर से देखोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और वो क्रिस्टल जो होते हैं वो 3D में, 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ एक एग्जांपल, अपन जो मधुमक्खी ये होती है, बी होती है, हनी बी, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखोगे कि छोटे 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 बेंजीन रिंग की तरह छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और ये पैटर्न फॉलो करता रहता है एंड तक। तो ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एक सॉलिड है उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और वो क्रिस्टल्स अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में इंटायर क्रिस्टल में, बहुत देर तक मतलब उनका अरेंजमेंट सेम रहता है, अगर चेंज भी होगा तो बहुत देर बाद। तो इसे कहते हैं अपन एक मतलब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब अरेंजमेंट इज सिमिलर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर सॉलिड जो कि अमरफस सॉलिड है, अमरफस सॉलिड में क्या देखोगे आप, जैसे मान के चलो कि हेक्सागोनल पैटर्न चल रहा है, थोड़ी देर बाद देखा अपन ने वो टेढ़ा होकर पेंटागन हो गया, थोड़ी देर बाद कुछ और ही शेप हो गया। तो जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो देर तक एक जैसी नहीं चलती, शॉर्ट डिस्टेंस में वो चेंज होती जाती है।
इसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसी से अपन फॉलो करते करते इनके एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे। तो अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, अब अपन उसमें एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, बाद में हम हुआ तो कुछ और टेबल वेबल भी बाद में बनाएंगे अपन, अभी तो अपन जनरल लिख रहे हैं। तो आप हेडिंग डालिए, अगर आपने अमरफस और क्रिस्टलाइन डाला है तो साइड हेडिंग डाल दीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो वी आर टेकिंग फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब इसमें हम लिख रहे हैं दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, अपन पॉइंट्स में लिखेंगे तो इजीली समझ में आता है। दे कॉन्सिस्ट, पहला पॉइंट, दे कॉन्सिस्ट ऑफ large number of crystals, जल्दी से पूरा करें यहाँ तक। They consist of large number of crystals, बहुत से crystals इनके अंदर होते हैं। Each of them have definite geometrical shape, ठीक है। तो हर क्रिस्टल का एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी होगा। तो each crystal has a definite geometrical shape, definite geometrical shape, हर क्रिस्टल का एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अंडरलाइन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप को आप अंडरलाइन कर लेंगे। एंड दिस अरेंजमेंट इज ऑर्डर्ड, ये जो ऑर्डर्ड है मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो दिस अरेंजमेंट इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर पे अंडरलाइन, एंड इन 3 डायमेंशन, एंड इन 3D यानी ये पूरा लिख लो, आप फुल लिख लो, एंड इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ये, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ओके। अब इसके बाद एक लाइन लिखेंगे अपन, या सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं अलग से। द क्रिस्टल, ये पूरा समझा चुकी हूं मैं, हैज, उसको अंडरलाइन करें या अलग पेन से भी लिख सकते हैं आप, लॉन्ग रेंज अंडरलाइन ऑर्डर, इस पूरे को अंडरलाइन कर लें आप, और 1 मिनट पेन रुका लेंगे, मैं समझा भी देती हूँ, फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे। द क्रिस्टल हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो रिपीट हो रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आप करके अंडरलाइन करें या अलग पेन से लिख लें। द क्रिस्टल हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये कर लिया, विच मीन्स दैट देयर इज अ रेगुलर, विच मीन्स दैट नहीं भूलना, विच मीन्स दैट, फिर ब्रैकेट खोल के, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट, देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, रेगुलर पैटर्न of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal, which repeats itself periodically over the entire crystal। पहले लिख लें एक दफ़ा और इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप पूरा कंप्लीट कर लें जल्दी से और लिख लें। सेकेंड पॉइंट प्लीज फिनिश इट फास्ट, द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो, ओके। ओके, तो क्या लिखा आपने, द क्रिस्टल हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर
which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. अब जैसे मैं ज़रा सा एक शेप बना के बताती हूँ तुम्हें. मान के चलो एक क्रिस्टल है, उसका शेप ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये एक हेक्सागोन है. इस तरह से पूरा जो पैटर्न है ना आपका बेटा, ये ऐसे ही चलता जाएगा. जैसे कहीं पर अगर छूट गया तो कहीं बीच में से अपन के कुछ क्रिस्टल के मतलब एटम्स वगैरह उड़ गए, तो थोड़ी देर बाद भी अगर अपन देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वही वाला लॉन्ग रेंज वाला क्रिस्टल है, क्योंकि उसके जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी रहेगी बहुत देर तक. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. कहीं बीच में से चले भी गए तो वापस फिर से वैसे ही आ गए. ये मतलब कहीं बना नहीं है ऐसा, उसे मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, ठीक है. तो ये अब मैं चाहो तो आप बना लो, वरना मैं मिटा भी देती हूँ उसको, इतना ज़रूरी नहीं है उसको बनाना. अब इसके बाद इसकी जैसे एग्जाम्पल कोई कहे कि हर चीज़ जब अपन पढ़ते हैं तो हर टॉपिक में अपन को एग्जाम्पल ज़रूरी होता है, तो एग्जाम्पल भी आप डालेंगे इसकी. फॉर एग्जाम्पल NaCl and quartz are examples of, CS कर दिए मैंने, आप पूरा चाहो तो लिख लो, of crystalline solid, are examples of crystalline solid. ठीक है, तो जल्दी से आप पूरा कर लें. ये सबसे मेन प्रॉपर्टी थी इसकी, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह अलग से समझाया है. तो मतलब अभी अपन इन दो प्रॉपर्टीज़ पे अमरफस क्रिस्टलाइन को मतलब अलग कर रहे हैं, फिर अपन पूरी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे अभी अपन. तो आपने शायद ये कर लिया होगा कंप्लीट. अब मैं क्रिस्टलाइन के बदले आपको कौन सा सॉलिड ले रहे हैं अब अपन. सो नेक्स्ट साइड हेडिंग डालेंगे अमरफस सॉलिड. तो नेक्स्ट साइड हेडिंग अपनी डलेगी अमरफस सॉलिड. और मैंने आपके दिमाग में बताया है और भी बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो अपन लेंगे अभी, बट नॉर्मल एग्जाम्पल जैसे दिमाग में रखने के लिए चौक भी याद कर सकते हो, ठीक है. अब सबसे स्पेशल बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अमरफस का मतलब क्या है. अमरफस का मतलब क्या है, ये अमरफस इज नॉट द इंग्लिश वर्ड एक्चुअली. अमरफस का मतलब है नो फॉर्म. अमरफस मीन जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है. क्या मतलब जो अरेंजमेंट है आपने देखा अभी जो रिपीट हो रही थी ओवर इट सेल्फ, एक पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट थी, वो नहीं है. कहीं 3 मतलब हेक्सागोन हो गए, 2 पतला ट्रायंगल हो गए, 3 पेंटागोन हो गए, कुछ भी मतलब चल रही है. तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अमरफस का मतलब क्या है. तो अपन लिखेंगे अमरफस मीन्स, अमरफस मीन्स नो फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है. तो अमरफस मीन्स नो फॉर्म. तो एनीथिंग विच हैज नो एनी फॉर्म इज गिवन बाय द नेम अमरफस. तो अमरफस मीन्स नो फॉर्म. अब अमरफस सॉलिड जो है, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए नहीं मिटाया, यहाँ अपन लिखेंगे द क्रिस्टल या अमरफस solid has short range order. मतलब there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. नहीं, entire crystal नहीं, short distances पे change हो जाएगा. तो आप next point डालेंगे यहाँ से, अमरफस solid कर दें उसको. अमरफस solid, इसको अपन अमरफस solid करेंगे. लिखें अमरफस solid, अमरफस solid has short, you can use another pen or you can underline, has short range order. Amorphous solid has short range order means regular and यहाँ से लिखो means regular pattern of arrangement of particles तक सेम आएगा. means regular arrangement pattern, regular pattern of arrangement of particles तक सेम लिखिए. means regular pattern of arrangement of particles is observed over short distances only, is observed over short distances only.
शॉर्ट डिस्टेंसेस पे अंडरलाइन करेंगे। पर्टिकुलर अरेंजमेंट यहाँ भी ये नहीं कह रही मैं अरेंजमेंट ही नहीं है, अरेंजमेंट है पर वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेस पे दिखती है हमें, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बहुत सी हैं, पर इसमें एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। एक है क्वार्ट्स अकेला, अगर कहीं भी क्वार्ट्स अकेला दिखेगा आपको तो आप समझ जाएं ये क्रिस्टलाइन है, लेकिन अगर आपको क्वार्ट्स ग्लास दिखे तो आप समझ जाएं ये अमरफस है। और फिर प्लास्टिक भी है और चौक भी लिख सकते हैं, बट जैसे बुक में मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी क्या क्या दिए हैं इन्होंने। तो बुक्स में इन्होंने क्वार्ट्स ग्लास एक अमरफस दिया है और आपको अमरफस में रबर भी दिया है और प्लास्टिक्स भी दिए हैं ना। तो अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल रबर आएगा, प्लास्टिक्स है ना। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अमरफस सॉलिड, रबर, प्लास्टिक, और क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, क्वार्ट्स, बट कौन सा क्वार्ट्स, क्वार्ट्स ग्लास। इसको अंडरलाइन करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्स ग्लास को आप अंडरलाइन करो क्योंकि वहाँ खाली क्वार्ट्स जो अकेला है वो क्रिस्टलाइन है और क्वार्ट्स ग्लास जो है आपका ये आपका अमरफस है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि इसमें अपन लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएं, ठीक है। अब हम एक और स्पेशल चीज़ आपको बता रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की जैसे प्रॉपर्टी आ रही, लिखेंगे बाद में अपन, अभी अपन समझा रहे हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की अगर प्रॉपर्टी आती है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट कुछ शार्प होता है। जैसे मान के चलो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल 80 डिग्री आया, जैसे वो मेल्ट 80 डिग्री पे होता है तो आप देखोगे कि 80 डिग्री पे पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो चुका है। लेकिन अगर अमरफस सॉलिड का आप मेल्टिंग पॉइंट ले रहा हो तो इट विल मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जैसे मान के चलो 80 से 90 तक वो थोड़ा मेल्ट होता जा रहा है। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाय विच आप दोनों को फिजिकली प्रैक्टिकली आप उनको अलग कर सकते हो। तो अपन नेक्स्ट स्टार लगाएंगे और अपन उसमें लिखेंगे नेक्स्ट स्टार में वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टार क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव characteristic sharp melting point. Crystalline solid have characteristic sharp melting point while amorphous solid melt over a range of temperature. तो क्या आपने देखा कि अमरफस सॉलिड मेल्ट हो रहे हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट हो रहे हैं एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसे पर्टिकुलर 80 है तो 80 पे आके वो मेल्ट हो गए। अमरफस 80 से 90 तक मेल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक अलग प्रॉपर्टी है जिससे आप यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू वन, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और चीज़, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, वो क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। आप सब लोग क्वेश्चन डालेंगे, सब लोग इकट्ठा क्वेश्चन डालेंगे। सम ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट्स appears milky in appearance, appears milky, ये लुक्स कर दो, लुक्स मिल्की इन अपीयरेंस, वाई। कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें, जब बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कोई आपकी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसमें अगर आपने ग्लास देखा तो कभी कभी आप देखते हो कि ग्लास हल्का सा मिल्कीनेस आ जाता है, जो ग्लास के अंदर शाइनिंग होती है वो कम हो जाती है और मिल्कीनेस आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड ओवर द एंटायर, मतलब इतने सालों में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, विथ चेंज इन वेदर, विथ चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो अमरफस सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो कि मिल्की इन अपीयरेंस दिखेगा। तो इसका आंसर यूँ भी लिख सकते हैं, ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन, मतलब पूरा तो अमरफस क्रिस्टलाइन नहीं हो रहा, कहीं कहीं दिख रहा है ऐसा, तो ये है। या फिर अपन एक फुल आंसर लिख के फिर ये आखिर में कंक्लूजन लिख देंगे। तो वाई द ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट्स लुक्स मिल्की
सिल्की इन अपीयरेंस, दिस इज आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिखें इस पर, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आंसर। बिकॉज glass is an amorphous solid, glass is an amorphous solid which converts into crystalline one, which converts into क्रिस्टलाइन वन। और इसका और छोटा सा आंसर है, ये छोटा सा आंसर है, दिस इज ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। तो ये भी आप लिख सकते हैं खाली, इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आप दोनों आंसर लिख लें, और करके बात एक ही है, बट आप प्लीज दोनों आंसर लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, वो सब पहले समझ लेंगे अपन। अमरफस सॉलिड को एक नाम दिया जाता है सीडो सॉलिड, PSEUDO, सीडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एक्चुअल सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअल सॉलिड जैसी नहीं होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे कि जो ओल्ड मतलब ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, दे मतलब बिकम थिक एट द बॉटम। जैसे ये गिलास है, ये मेरा जो पेन है, ये गिलास है, सालों में मतलब हज़ारों सालों में, 500 600 बहुत सालों में अपन ने देखा कि गिलास में हल्का सा फ्लो होने की एबिलिटी है, जब वो फ्लो होगा तो नीचे आके वो थिक हो जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि ऑल गिलास ऑब्जेक्ट्स बिकम थिकर एट द बॉटम, व्हाई? तो क्या कहेंगे अपन, बिकॉज गिलास इज एन अमरफस सॉलिड, it is also known as pseudo solid और super cool liquid, it has the tendency to flow, धीरे धीरे वो फ्लो हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक अपना आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आप डालेंगे, some old glass objects become thicker at the bottom, why? Become thicker at the bottom, become thicker at the bottom, why? ठीक है, कुछ गिलास ऑब्जेक्ट्स बॉटम में आके थिक हो जाते हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई? तो आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन यू कैन राइट, because glass is an, यहां पर भी वही स्टार्ट होगा, इज एन अमरफस सॉलिड, बिकॉज ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड, हैज द एबिलिटी टू फ्लो, हैज द एबिलिटी टू फ्लो, है ना, उसके अंदर एबिलिटी होती है फ्लो होने की, सो इट इज ऑल्सो known as pseudo, अंडरलाइन सीडो सॉलिड भी कहते हैं उनको अपन, या उनको क्या कहते हैं अपन, सुपर कूल्ड लिक्विड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इट इज गिवन बाय द नेम सुपर कूल्ड लिक्विड्स या सीडो सॉलिड। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन बिटवीन द लाइंस ये क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। समझ गए आप लोग, सब लोग? ओके, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनके अंदर से क्वेश्चन निकलना है। एक और इसमें एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है जो कि आज की क्लास की अपन लास्ट ले रहे हैं, फिर अपन आज की क्लास में मतलब मैंने अमरफस और क्रिस्टलाइन के बारे में आपको पूरा समझा दिया है।
अगली क्लास में अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें उनको और डिस्टिंग्विश कर लेंगे। जैसे ये जो आज का लेक्चर है उसका कंक्लूजन अपन कर देंगे, फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, एक प्रॉपर्टी, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। नई प्रॉपर्टी, फर्स्ट टाइम सुना है आपने, आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या मतलब आइसोट्रॉपिक? मतलब जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनका सेम होता है इन ऑल दी डायरेक्शन, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं एक ही जैसे, एक ही मतलब अलग अलग पैटर्न में होते हैं और उनका कोई रेगुलर पैटर्न होता ही नहीं है। लेकिन इनके अपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो होता है एनिसोट्रॉपिक। मतलब ये जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि मतलब रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ये सब अलग अलग होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे डायमंड है, डायमंड का एक क्रिस्टल है, अगर आप उसको एक तरफ से देखोगे तो हो सकता है कभी कभी एक डायरेक्शन में वो लाइट से रिफ्लेक्टिंग चमक ही नहीं रहा, वो शाइन नहीं कर रहा, लेकिन अगर लाइट के डायरेक्शन में देखोगे तो बहुत ही स्पेशल शाइनिंग दे रहा है। तो मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि वो अलग अलग पैटर्न, मतलब उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनका जिस तरफ लाइट पड़ती है उससे वो प्रॉपर्टी चेंज भी हो सकती है। तो ये मतलब होता है एनिसोट्रॉपी है। और आइसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन ऑल दी डायरेक्शन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हम अब लेने वाले हैं। तो अब आप न्यू लाइन से लिखेंगे, अमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। Amorphous solids are isotropic, ISOTROPIC। तो amorphous solid are isotropic in nature, है ना। amorphous solid are isotropic को गहरा गहरा अंडरलाइन करेंगे आप। तो amorphous solid are आइसोट्रॉपिक को अंडरलाइन करेंगे गहरा गहरा, इन नेचर। ठीक है, ये पूरा अंडरलाइन कर सकते हैं और स्पेशली आइसोट्रॉपिक को बहुत अच्छी तरह अंडरलाइन करेंगे। मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक, मीन्स या देयर प्रॉपर्टीज कर दो, मीन्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक, अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। मीन्स देयर प्रॉपर्टीज like refractive index underline, electrical conductivity और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आप डॉटेड लाइन लगा दी, आर सेम इन all the direction, are same in all the directions। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपी इन नेचर। तो अमरफस सॉलिड और आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा वाई इट इज लाइक दिस, तो आप इसमें सिर्फ आंसर ये देंगे क्योंकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। तो अमरफस सॉलिड और आइसोट्रॉपिक इन नेचर, देयर प्रॉपर्टीज are same in all the direction as they have short range order, as they have short range order। ठीक है, जल्दी से आप ये लिख लें। उसके बाद आएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या होता है ये? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। देयर प्रॉपर्टीज, अब वो प्रॉपर्टीज फिर से नहीं लिखें क्योंकि वो तो लिखी हुई है ऊपर। देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनिसोट्रॉपी मीन्स देयर प्रॉपर्टीज are different in different direction। क्यों इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में? बिकॉज दे आर लॉन्ग, एज दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एज दे हैव लॉन्ग रेंज
order. So this is very very important property. One is isotropy and the other one is anisotropy. ठीक है, अब अपन इतना कर लेते हैं। आज काफ़ी कुछ आपने डिस्कस करा है। आज आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सॉलिड होता क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टाइप्स हैं उसके, और उन दोनों टाइप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसी का कंक्लूजन एक टेबुलर फॉर्म में मैं अगली क्लास में करवा के और आगे अपनी जर्नी बढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा रफ लगेगा स्टार्टिंग में, बट जैसे ही आप इसको मेरे साथ पढ़ते जाओगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, आपको ये चैप्टर बहुत बहुत आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो ऑल द best from DSC team, Dr. Amina HOD Chemistry. Stay healthy and safe and all the best. Bye bye.